नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 21वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से भी जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग MCQ सीरीज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास क्रमांक 20वां में आप लोगों को विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का जितना भी थ्योरी था उन सारी चीज़ों को पढ़ा दिया था। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, इस टॉपिक पर जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन तमाम प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरे विस्तार पूर्वक सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है कि खुद से आंसर लेने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग खुद से आंसर नहीं लोगे तो फिर कैसे बना पाओगे जी। एग्ज़ाम में मैं आप लोगों का हेल्प करने थोड़ी ना आऊँगा। एग्ज़ाम में जो आप लोग आंसर लोगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये डिसाइड होगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स आने वाला है और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डिसाइड होगा आप लोगों को। तो इसलिए आप लोगों को खुद आंसर लेते हुए चलना है। ठीक है, और जो जो प्रश्न मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन सारी चीज़ों को नोट करते हुए भी आप लोगों को चलना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। तो ध्यान से पढ़िए। प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन ए, जन्म तक प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। ऑप्शन बी, पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन सी, प्रकृति केवल गर्भधान व जन्म पूर्व समय महत्वपूर्ण होती है। या ऑप्शन डी, प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो प्रकृति और पोषण विकास को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और प्रभावित करता है। आप लोगों को बताया था प्रकृति का मतलब ये रहता है कि जिस वातावरण में, जिस प्रकृति में जो बालक रहता है वो उसको प्रभावित करते हैं कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का रहन सहन, खान पान किस प्रकार से, उसके फैमिली का जो वातावरण, जो प्रकृति वो किस प्रकार से है। तो वो उस बच्चे को क्या करता है, पूरी तरह से प्रभावित करता है। और प्रभावित कैसे करता है? तो वो गर्भावस्था से लेकर के विकास को क्या करता है, पूरी तरह से नियंत्रित करता है। और क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। मतलब यह है कि जिस प्रकार से वहाँ का वातावरण होगा उसके अनुसार बालकों को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, प्रभाव ना पड़ेगा। जी हाँ। और उसके अलावा पोषण का मतलब यह है कि जिस प्रकार से उस बालक को खान पान, रहन सहन सारा चीज़ मिलेगा, उस प्रकार से उसका बॉडी का क्या होगा, उसका जो बॉडी है उसका विकास होगा, उसको नियंत्रित करेगा। अच्छा खाना को मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा तो उसका जो विकास है वो अच्छे से होगा। लेकिन अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, खान पान में कमी होगा तो वो क्या हो सकता है, कुपोषण वगैरह ऐसे सारी चीज़ों को क्या है, बात जो है वो आ सकता है। तो इसीलिए प्रकृति व पोषण विकास को क्या करता है, पूरी तरह से नियंत्रित करता है। और क्या करता है, गर्भावस्था से लेकर के विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों का जो क्लास है पिछले कुछ दिनों से क्या है, बीच बीच में आ रहा था और फिर से नहीं आ रहा था। ठीक है, वजह ये होता है कि कुछ जो आवश्यक काम हो जाता है जिनके कारण मेरे को कभी कभी क्या करना पड़ता है, बीच बीच में रुकना पड़ जा रहा है मेरे कुछ आवश्यक काम की वजह से। लेकिन आप कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से। ठीक है, चलिए पढ़ते हुए चलते हैं दूसरा प्रश्न को। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए सर्वे, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन सी मनोविश्लेषण या ऑप्शन डी अवलोकन। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो शिशु और छोटे बच्चा की समस्या का अध्ययन के लिए जो अध्ययन विधि होगा वो कौन सा होगा, अवलोकन विधि ना हो जाएगा जी, ऑब्जर्वेशन जिसे हम लोग कहते हैं। और आप लोगों को जब मैंने थ्योरी पढ़ा रहा था उस वक्त आप लोगों को बताया था कि छोटे बच्चों के अध्ययन के लिए 3 प्रकार की विधियाँ जो है वो होता है। मतलब यह है कि बच्चों को अध्ययन
अध्ययन के लिए 3 प्रकार की विधियों को बताया गया है। सबसे पहला जो है वो अवलोकन प्रक्रिया, जिसे अवलोकन विधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो होगा वो सर्वे या साक्षात्कार प्रक्रिया बताया था। और तीसरा जो प्रक्रिया बताया था वो व्यक्तिगत अध्ययन बताया था, जिसे केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं, ये बताया था आप लोगों को। तो बच्चों को अध्ययन के लिए या बच्चों को जानने के लिए 3 प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है शिक्षण अभिरुचि के विषय में, ठीक है। इन तीनों विधि को आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख सकते हो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले अवलोकन प्रक्रिया होगा, दूसरा सर्वे या साक्षात्कार प्रक्रिया होगा, और तीसरा व्यक्तिगत अध्ययन, जिसे केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों को आप लोगों को याद रखना है। और छोटे बच्चों की समस्याओं को जानने के लिए उस कौन सी विधि उपयुक्त होगा? तो छोटे बच्चे की समस्या को आप जानना चाहते हो तो चुपचाप आप लोग बच्चे की ना जो एक्टिविटी है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस प्रकार की बिहेव कर रहे हैं, चुपचाप देख करके खड़े रह करके क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, अवलोकन करोगे उसके व्यवहार का। तब आप लोग उसके जो समस्या है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से जान पाओगे। हम लोगों को भी यही सलाह दिया जाता था कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, जब हम लोग क्या किए गए स्कूल इंटर्नशिप में गए थे, तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना उसको चुपचाप आप क्या करो, क्या कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं सारे बच्चों के ना जो बिहेव है उसको चुपचाप खड़े रह करके अवलोकन करो सारे बच्चे को। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग केवल अवलोकन करोगे तो उसके आधार पर जान जाओगे कि किस बच्चे का किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका भी आप लोगों को याद रखना है इसको, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। ऑप्शन ए समय की बर्बादी, ऑप्शन बी अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना, ऑप्शन सी फुर्सत अथवा विश्राम तनाव मुक्त के लिए समय देना, ऑप्शन डी व्यक्तिक विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। तो देखो अकादमिक उत्कृष्टता का मतलब यह है कि स्कूल में ना जितने भी प्रकार के क्या होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, गतिविधि होते हैं ना, तो उस दौर में क्या है, विद्यालय में खेलकूद का समावेश, मतलब विद्यालय में खेलकूद को भी ऐड किया जाना, समावेश किया जाना, उसको शामिल किया जाना। ये किस लिए किया जाता है खेलकूद को? ताकि ना व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। मतलब यह है कि बालक जितने भी प्रकार से उसमें है ना, तो सारे बालकों के चहुमुखी विकास के लिए खेल जो है ना वो आवश्यक है। खेलकूद से उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्या होता है, उसका विकास होता है। आप लोगों ने देखा होगा खेल खेल से बच्चे क्या करते हैं, सामाजिकता की भावना सीखता है, और उसके अलावा सहयोग की भावना सीखता है। उसके अलावा जो उसका बौद्धिक तो विकास हो रहा है, साथ ही साथ उसका शारीरिक भी विकास होता है खेलकूद में। तो इसीलिए क्या होता है, तो इसीलिए ना अकादमिक उत्कृष्टता की मांग जो है ना उसमें खेलकूद का समावेश किया गया है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के समन्वित विकास हेतु ये आवश्यक होता है उसके चहुमुखी विकास के लिए। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? ऑप्शन ए शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, या ऑप्शन डी शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा? ये आप लोगों के लिए ईजी है, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? तो शिक्षक की भूमिका के संबंध में जो सही है ना वो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। देखो अगर एक शिक्षक जो है ना उसको विद्यार्थी के प्रति अगर मित्रवत दृष्टिकोण होगा ना तो वो क्या होगा, तो मित्रवत दृष्टिकोण के कारण जो होगा ना
वो बच्चे जो है ना वो शिक्षक के पास में आएंगे और बिना किसी झिझक के क्या करेंगे, वो जो अपने मन में जिस प्रकार की भी डाउट होगा, चाहे वो प्रश्न को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को लेकर के हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, बेझिझक जो है ना शिक्षक से क्या करेगा, बोल पाएगा और अपना मन में जो भी डाउट है उसको क्लियर कर पाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक जो शिक्षक है ना उसको मित्रवत दृष्टिकोण रखना चाहिए, ताकि इको फ्रेंडली तरीके से बालक जो है ना वो किसी भी प्रकार से जो प्रश्न है वो आसानी से पूछ सके। और अभी के दौर में आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो छात्र है वो बहुत ही ज़्यादा शिक्षकों से डरते हैं। इसके वजह से क्या करना चाहिए, मित्रवत दृष्टिकोण जो है ना, मतलब मित्रवत जो व्यवहार है वो रखने चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि के विषय में ना अगर प्रश्न पॉजिटिव पूछा गया है तो हमेशा आप लोगों को आंसर भी पॉजिटिव में लेते हुए चलना है, ठीक है। तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग ना व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो। सबसे पहले आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पर और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के मैं क्या करूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूँगा। उसके अलावा आपके स्क्रीन पर रैंडम एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, वो भी मेरा ही नंबर है, तो उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ से भी आपके नंबर को लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। और अभी तक की ना 100+ लोग जो है ना उस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ चुके हैं। और सारा जो PDF होता है ना सारे क्लास का, चाहे वो किसी भी विषय का हो, तो सारे क्लास का जो PDF है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ही डालता हूँ, कहीं और टेलीग्राम वगैरह पे नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो। और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए ना आप लोगों को केवल नॉमिनल जो चार्ज है वो आप लोगों को पे करने होंगे। कितना, तो वो आप लोग ना जो बाहर जाके नॉमिनल जो भी थोड़ा बहुत खाते हो ना, केवल उतना ही आप लोग आराम से ना पे कर सकते हो। इतना भी नहीं रखूँगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम जाए या किसी प्रकार से पे ना कर पाओ, एकदम नॉमिनल चार्ज रखूँगा। क्यों, क्योंकि देखो जो सिंसियर पढ़ने वाले लोग हैं ना केवल वही चाहिए, बेवजह का ट्रैफिक मेरे को नहीं चाहिए। और फ्री में चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन यह है ना कि फ्री में दी हुई चीज़ों का लोग वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को केवल एकदम नॉमिनल नहीं के बतौर में जो प्राइस है ना, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, पे करके ना ज्वाइन कर सकते हो। सारा जो PDF है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार से डाउट होना तो वो भी क्लियर करने के लिए एक आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, जिसमें आप लोग कॉलिंग की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप लोग डायरेक्ट ना कॉल करके मेरे से बात करके किसी भी प्रकार के अगर डाउट हो तो उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, लेना न लेना आप लोगों के ऊपर है, हम लोग पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना समस्या केंद्रित है? ऑप्शन ए परियोजना, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी खोज या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना समस्या केंद्रित है? तो समस्या केंद्रित जो व्यू रचना होगा ना वो परियोजना हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा, खोज हो जाएगा। व्यू रचना मतलब यह है कि एक जो शिक्षक है ना बालकों की समस्याओं को जानने के लिए, बालकों के अध्ययन के लिए, उसके व्यवहार को अध्ययन के लिए, उसकी समस्याओं का अध्ययन के लिए ना जिस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है वो परियोजना विधि होता है, अन्वेषण विधि होता है और खोज विधि होता है। तो इन तमाम चीज़ों के माध्यम से ना व्यू रचना करके समस्या केंद्रित जो है ना वो क्या करते हैं, तो इस प्रकार से जान करके बच्चों की जो समस्या है उसको जानने में मदद मिलता है, ठीक है, जिसे हम लोग व्यू रचना समस्या केंद्रित के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, ऑप्शन बी, उनमें नेतृत्व के गुण का विकास हो सकता है, ऑप्शन सी, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, या ऑप्शन डी, उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक 11 वर्षीय जो बच्चे हैं ना उनसे संबंधित जो सत्य नहीं है वो केवल ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, करेक्ट हो जाएगा। क्या आप लोगों ने देखा है कि कोई 11 वर्षीय जो बालक या बालिका है वो कोई भी
अजनबियों को देखता है तो उसमें चिड़चिड़ापन प्रकट करता है क्या? नहीं करता है। उसमें क्या होता है, इतना सोच समझ आ जाता है कि वो नॉर्मलाइज रहता है, मतलब ना सभी के सामने क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। कोई भी अजनबियों को देखकर उसके विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट नहीं करता है। तो इस संबंध में जो गलत आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सही नहीं है बोला है। तो देखो, अगर प्रश्न नेगेटिव है तो आंसर भी आप लोगों नेगेटिव लोगे ना जी। तीनों के तीनों को देखोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को ये पॉजिटिव में प्रकट कर रहे हैं, लेकिन केवल केवल ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो चिड़चिड़ापन क्या होता है जी, नेगेटिविटी को दर्शाता है ना। तो इसीलिए अगर प्रश्न नेगेटिव है तो आंसर भी आप लोगों को नेगेटिव लेना है, ऐसे आप लोगों को भी समझते हुए चलना है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, ना कि ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन सी शरीर विज्ञान संबंधी या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, ना कि। तो आक्रामकता का जो कारण होगा ना वो जीव वैज्ञानिक भी हो सकता है, उसके अलावा शरीर विज्ञान संबंधी भी हो सकता है। आक्रामकता का मतलब ये होता है कि कोई भी जो मैटर है ना उसको देख कर के हमेशा आक्रोश रहना, आक्रामित रहना, मतलब एकदम ना किसी के ऊपर क्या होना, सीधा के सीधा बातचीत के दौरान ना सीधा चढ़ बैठना जिसको बोलते हैं ना, तो उसे क्या बोला जाता है, आक्रामकता कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आक्रामकता का जो कारण है ना वो जीव वैज्ञानिक भी हो सकता है और शरीर मनोविज्ञान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है उसका जो सामाजिक कारण है वो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। मानसिक विकास से प्रभावित करने वाले कारक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे ना वो वंशानुक्रम हो जाएगा, जिसे हम लोग हेरिडिटी के नाम से जानते हैं, परिवार का वातावरण हो जाएगा और तीसरा परिवार का सामाजिक स्थिति हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो कारक है ना वो क्या करता है, मानसिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, कि एक जो बालक है उसका विकास किस प्रकार से होगा, उसका जो मानसिक, उसका जो बौद्धिक विकास है वो, उसका जो हेरिडिटी है वो प्रभावित करता है ना जी, पिताजी से, मतलब उसके माता पिता से जो उसको गुण मिलता है वो प्रभावित करता है उसके मानसिक विकास को। साथ ही उसका परिवार का वातावरण भी डिसाइड करेगा और परिवार की जो स्थिति है सामाजिक ना वो भी डिसाइड करेगा कि एक जो बालक है ना उसका मानसिक विकास किस प्रकार से होगा, उसको प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अपने थ्योरी क्लास में आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया हूँ इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को अब ध्यान से पढ़िए। थोड़ा सा आप लोगों के लिए कूट वाला प्रश्न है। निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? पहला दिया है कुशल मुख्य अध्यापक, दूसरा स्कूल का स्वास्थ्य वातावरण, तीसरा आदर्श अध्यापक और चौथा पुरस्कार और दंड। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? तो अच्छे अनुशासन के लिए जो मुख्य तत्व है वो पहला हो जाएगा कुशल मुख्य अध्यापक हो जाएगा, दूसरा स्कूल का स्वास्थ्य वातावरण हो जाएगा, तीसरा आदर्श अध्यापक हो जाएगा और चौथा पुरस्कार और दंड भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर अच्छे अनुशासन है ना तो अच्छे अनुशासन के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को पढ़िए। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी विषय वस्तु पर अधिकार, ऑप्शन सी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ये भी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है। तो एक जो आदर्श अध्यापक होगा, अच्छा अध्यापक होगा, उनमें लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण पाया जाएगा, उसके अलावा विषय वस्तु पर अधिकार पाया जाएगा, उसके अलावा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी पाया जाएगा। तो ये तीनों के तीनों जो है ना वो पाया जाता है एक जो आदर्श जो अध्यापक होगा उसमें। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी
इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को आप ध्यान से पढ़िए। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, ऑप्शन बी उसे डांटेंगे, ऑप्शन सी उससे बातचीत करेंगे या ऑप्शन डी उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी उससे बातचीत करेंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो मान के चलो आप एक शिक्षक हो और रोज अपने कक्षा में क्या करते हो, पढ़ाने जाते हो, और जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना तो उस वक्त कोई जो बालक है ना वो क्या करता है, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से हट करके दूसरे मैटर का जो प्रश्न है ना वो रोज रोज आपसे पूछता है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करोगे, उससे बातचीत करोगे, उससे प्रश्न करोगे कि तुम्हारा जो समस्या है वो है क्या एक्चुअल में। जब मैं पढ़ाता हूँ तो हमेशा तुम दूसरे टाइप से क्वेश्चन क्यों करते हो, उससे बातचीत करके उसकी समस्याओं को जानने की ना कोशिश करोगे एक शिक्षक होने के नाते। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए प्रधानाचार्य से शिकायतें थोड़ी करोगे जी आप एक खुद शिक्षक होने के नाते जो भी छोटा मोटा मैटर होगा खुद हैंडल करोगे ना जी, तो प्रधानाचार्य के पास थोड़ी ना लेकर के जाओगे इसे, तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा उसको डांटोगे क्या, नहीं डांट सकते आप, तो ये भी गलत हो जाएगा, निगेटिव है। उसके अलावा ऑप्शन डी उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, तो अगर शिकायत करोगे तो आपके शिक्षक होने का मतलब ही क्या होगा जी, आप खुद हैंडल नहीं कर सकते क्या उसके हो, तो इसीलिए ये भी इसमें गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर सी जो है ना उससे बातचीत करके उसकी समस्याओं को जानने की कोशिश करोगे आप लोग, ये उसका ज़्यादा सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से पढ़िए। विद्यालय का कार्य होता है, ऑप्शन ए संस्कृति का संरक्षण, ऑप्शन बी संस्कृति का परिष्करण, ऑप्शन सी संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 12वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ये भी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय के कार्य होता है, तो विद्यालय का जो कार्य होता है वो सभी प्रकार के कार्य होता है, चाहे वो संस्कृति का संरक्षक हो, चाहे वो संस्कृति का परिष्करण करना हो, चाहे वो संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना हो, तो विद्यालय की ये तमाम प्रकार की जो कार्य है ना वो करने पड़ते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, यह ऑप्शन ए अनुसंधान आधारित धारणा है, ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, ऑप्शन सी सत्य धारणा है या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राय लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, यह तो माना जाता है कि लड़कियां गणित में प्रायः कमज़ोर रहता बोल करके, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह का धारणा है जो सदियों से ना लोगों की जो सोच होता है उसको दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, दोनों इक्वालिटी होते हैं, यहाँ तक कि अब आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियों को गणित में क्या होता है, गणित में जो होता है ना वो महारत हासिल होता है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये क्या है, लैंगिक जो पूर्वाग्रह है ना उस पर धारणा है ये आधारित है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का कि जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, ऑप्शन बी चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण से सहायता मिल सके, या ऑप्शन डी महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों में अच्छे चरित्र का निर्माण के लिए, तो बालकों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या किया जाना चाहिए, कक्षा कक्ष की जो गतिविधि है ना वो इस प्रकार से उसका मैनेज करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं ना वो चरित्र निर्माण में क्या मिल सके, उसको सहायता मिल सके। इस प्रकार से जो स्कूल का वातावरण है, जो एक्टिविटी
एक्टिविटी है, जो गतिविधि है, वो सारा चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छा चरित्र निर्माण का जो ऑप्शन है ना, वो जो एक शिक्षक होंगे ना, उसका आदर्श व्यवहार, आदर्श चरित्र होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो बालक होते हैं ना, वो अपने शिक्षक के जो व्यवहार है उसको फॉलो करता है। तो इसीलिए एक जो शिक्षक है ना, उसका जो व्यवहार है ना, वो आदर्श रूप में होना चाहिए। तो इसीलिए वो चरित्र निर्माण की जो गुण है ना, वो अपने शिक्षक से सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, माता पिता के बाद। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए स्नेह, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी दोषारोपण या ऑप्शन डी घृणा। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी घृणा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्कूलों में अधिकतर शिक्षक में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो शिक्षकों में जो सबसे ज़्यादा अभाव पाया जाता है, वो घृणा का अभाव पाया जाता है। कैसे? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो शिक्षक होते हैं, वो बच्चों से क्या करते हैं? स्नेह करते हैं। कभी कभी गुस्से में दोषारोपण भी कर देते हैं, उसके अलावा क्रोध भी कर देते हैं। लेकिन कभी किसी बालक के प्रति घृणा को आप लोग देखो क्या किसी शिक्षक में? तो वो घृणा कभी किसी से नहीं करता, चाहे वो किसी भी प्रकार के जो शिक्षक हो, कोई भी स्कूल के हो। ठीक है, दोषारोपण एक बार कर सकते हैं, क्रोध भी किया जा सकता है, स्नेह तो करता ही है, लेकिन घृणा कभी किसी जो शिक्षक है ना, वो बालकों से नहीं करता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, ऑप्शन बी पढ़ाना बंद कर देंगे, या ऑप्शन सी बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, या ऑप्शन डी कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी कारण जानने की कोशिश करेंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करोगे? एक शिक्षक होने के नाते, आप एक शिक्षक होने के नाते बच्चे पढ़ने में क्यों रुचि नहीं ले रहे, ये कारण जानने की कोशिश करोगे ना। जी हाँ, जब कारण जान लोगे तो फिर उसका क्या करोगे? उस कारण का समाधान करोगे, उस समस्या का समाधान करोगे, और उसके बाद पुनः फिर पढ़ाने को लगोगे आप, है ना। तो इसीलिए एक जो बेहतर ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। और चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़िए। कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी शोरगुल से भरा, ऑप्शन सी अनुशासन से पूर्ण, या ऑप्शन डी मित्रतापूर्ण। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी मित्रतापूर्ण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए, तो एक जो कक्षा कक्ष है उसका जो वातावरण है ना, वो मित्रतापूर्ण होना चाहिए। अभी आप लोगों को पिछले प्रश्न में बताया हूँ ना कि एक जो शिक्षक है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो वो मित्रतापूर्ण जो वातावरण है वो होना चाहिए। क्यों? ताकि जो बालक है ना, वो बिना डरे अपने शिक्षकों से ना किसी भी प्रकार के अगर जो प्रश्न उसके मन में आए ना, तो इजी तरीके से वो पूछ पाए। तो इसीलिए मित्रतापूर्ण जो वातावरण है वो होना चाहिए कक्षा कक्ष में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से पढ़िए। अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे, तो यह संकेत है कि ऑप्शन ए बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन बी बच्चों में सीखने की क्षमता नहीं है, ऑप्शन सी बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है, या ऑप्शन डी कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे, तो यह संकेत है। मान के चलो आप लोगों ने ना एक शिक्षक होने के नाते कोई भी आप बच्चे को कार्य दी या पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाते वक्त अगर वो उबाऊ महसूस करता है, तो उसका एक कारण क्या हो सकता है? वह कारण हो सकता है कि वो कार्य जो है ना, वो दोहराया जा रहा है, मतलब उसको रिपीट कराया जा रहा है। तो इसलिए जो बालक है ना,
वो उबाऊ महसूस कर रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चा कभी क्या होता है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है बोला गया तो ये निगेटिविटी को दर्शा रहा है। उसके अलावा बच्चे में सीखने की क्षमता नहीं, ये भी निगेटिव है। उसके अलावा बच्चों को अनुशासित होने की आवश्यकता है। आप बच्चे को एकदम अनुशासन में कैसे बांध करके रख सकते हो जी, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। केवल जो इसका पॉजिटिव आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोगों को आंसर लेते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यधिक प्रभावित मानता है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है? ऑप्शन ए आनुवंशिक कारक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक कारक, ऑप्शन सी भावात्मक कारक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिक कारक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यधिक प्रभावी मानता है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है? तो देखो, एक जो व्यक्ति है ना, वो अपने बच्चे के विकास में ये मानता है कि उसका जो परवरिश है ना वो प्रभावी होता है, ये वो मानता है, लेकिन वह किससे असहमत है? तो वो जो असहमत है ना, वो आनुवंशिक कारक से असहमत है। आनुवंशिक मतलब जो हेरिडिटी होता है ना, अपने माता पिता से जो उसको गुण मिलता है, जो उसको अनुवांशिकी मिलता है, वो क्या कहलाता है? अनुवांशिक कहलाता है। तो उससे जो एक परिवार है ना वो असहमत होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन ए जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। अनुवांशिक कारक जो है ना वो नहीं मानता है कि वो उसको प्रभावी करता है, ये वो नहीं मानता है, केवल परवरिश को मानता है वो। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हेरिडिटी को नहीं मानते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। ऑप्शन ए विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना, ऑप्शन बी उन समस्या पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है, ऑप्शन सी औपचारिक तर्कड़ा तकनीकी का प्रशिक्षण देना, या ऑप्शन डी सर्वमान्य उत्तर देना या स्वीकार करने से इनकार करना। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। तो समस्या समाधान की योग्यता अगर बालकों में लाना चाहते हो ना, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना होगा? उन समस्याओं पर बल देना होगा जो वास्तविक होगा उसके लिए, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से उसको जो समस्या लग रहा होगा, जो दिख रहा होगा ना, जो उसके जीवन में उसके पढ़ाई में आता होगा, तो उन समस्याओं पर क्या करना? बल देना, ये करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो एक शिक्षक होने के नाते उन तमाम समस्याओं पर क्या करोगे? फोकस करोगे बालकों की। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को ना ये जो तमाम अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना, ये सारे के सारे लगभग 20 से लेकर के 35 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए लेकर के आऊँ। ठीक है, तो आप लोगों को केवल मैं ना 20 ही प्रश्न करा रहा हूँ, और बाकी जो प्रश्न है ना लगभग 20 से 35 तक की वो अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से एक बार ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जिन प्रश्न में आप लोगों को समस्या आएगा या जो समझ में ना आएगा ना, तो आप लोग क्या करना, व्हाट्सअप में ही मेरे को मैसेज कर देना, नेक्स्ट क्लास में ना उसका क्वेश्चन को ला दूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ दे रहा हूँ मैं, तो आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और ये जो लाभ है ना केवल उन व्यक्तियों को ही मिलेगा जो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ा हुआ है। अभी तक की 100+ जो है ना वो व्हाट्सअप ग्रुप में हो चुका है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी से जल्दी चाहोगे तो आप ही के लिए है ये सारा चीज़, जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हो वो, तो वहाँ जा करके जुड़ जाइएगा, आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक ही सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेना महोदय, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे ना तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।